जेईई मेन का पेपर जो 31 जनवरी को हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है, उस पेपर को हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं, 11th प्लस 12th दोनों इकट्ठा ही, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं यार। आपको जो है ना इस क्वेश्चन के अंदर देख तो आपको ये पता लग रहा है किन टॉपिक्स पे फोकस किया जा रहा है, किन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। एक ना मतलब अगेन हिस्ट्री रिपीट हो रही है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हम अक्सर कहते हैं कि ये वाला टॉपिक मेन है, ये वाला टॉपिक मेन है, इसी में से कर लो, वही वाले टॉपिक्स फिर से आ रहे हैं दोबारा से, ठीक है ना। जैसे इसके अंदर अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। देखो जो लॉज ऑफ मोशन के अंदर, लॉज ऑफ मोशन एक ऐसा टॉपिक है जो लॉज ऑफ मोशन की बात करें जिसके अंदर ना दुनिया भर के क्वेश्चंस बनते हैं और इतने टफ बनते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड। एच.सी. वर्मा के अंदर मतलब एक से एक बढ़ के क्वेश्चन दिए हुए हैं अलग अलग किताबों में, लेकिन वो सब क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा, ठीक है ना। मैंने एच.सी. वर्मा के हालांकि हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन डाल रखा है और उनके ऊपर एक एक क्वेश्चन मैंने आधा घंटा लगा रखा है, मतलब जैसे डिस्कशन करने में, वो पूरे यूट्यूब पे डले हुए हैं, लेकिन वैसे क्वेश्चन आ नहीं रहे, मैं आपको बताऊँ बात, ठीक है ना। इसके अंदर ये क्वेश्चंस नॉर्मल क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब ये देखो क्वेश्चन एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस आपका। एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, म्यू की वैल्यू है 0.1, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर mg sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके अंदर, बताइए आप। एक तो mg sin थीटा लगेगा इसके ऊपर, mg sin थीटा कितना लगेगा बताइए आप। mg sin 30 कितना हो जाएगा, mg की वैल्यू कितनी यहाँ पे 50, sin 30 कितना हो जाएगा 1/2, कितना लगेगा इसके ऊपर 25 न्यूटन। एफ एस मैक्स कितना हो जाएगा, एफ एस मैक्स बताइए। म्यू इंटू एन, म्यू mg cos थीटा, म्यू 0.1, mg cos थीटा मतलब 50, cos 30 कितना होता है √3/2, यहाँ आएगा 25, कितना बनेगा यहाँ पर ये 2.5 √3, ये आपके पास एफ एस मैक्स आ गया। अब एक बात बताओ, ये कह रहा है कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ ना जाए, कम से कम कितना फोर्स लगा के रखना पड़ेगा कि नीचे की तरफ ना जाए, पहली बात तो ये पूछ रहा है। दूसरी बात, इसके अंदर जो है ना इसको ऊपर लेके जाने के लिए कम से कम कितना फोर्स चाहिए ऊपर लेके जाने के लिए, और उन दोनों फोर्स का डिफरेंस बताना है बस इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। चलो आप एक बात बताइए, इसके ऊपर एक तो 25 लग गया, फ्रिक्शन किधर लगेगा, अभी तो ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन ऊपर कितना लगेगा बताइए आप 2.5 √3 लगेगा, इधर 25 इधर 2.5 √3। अब एक बार ये नेट फोर्स कितना लग जाएगा इसके ऊपर, नेट फोर्स बताइए आप, नेट फोर्स कितना हो जाएगा इसके अंदर बताओ आप यार। एक बात बताओ, एक बंदा है वो चाहता है कि नीचे ना जाए ब्लॉक, अभी 25 बड़ा है, 2.5 √3 छोटा है, बंदा चाहता है कि ब्लॉक नीचे ना जाए, क्या करना पड़ेगा बताइए उसको, ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, ऊपर एक लगाना पड़ेगा ना एफ, और कितना लगाना पड़ेगा, इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाए, यानी कि एफ प्लस में 2.5 √3 = 25। यहाँ से एक तो F1 यहाँ से निकल के आएगा, फोर्स आ जाएगा यहाँ से निकल के। अभी क्या कह रहा है कि ऊपर की तरफ, अब ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि ब्लॉक ऊपर शिफ्ट हो जाए, ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाए। ऊपर की तरफ चलने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है आपको, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा। सुन आप, ये अगर ये ऊपर चलाना चाह रहा है ना, अगर जब ये ब्लॉक ऊपर मूव करेगा ना तो उस टाइम फ्रिक्शन नीचे लगेगा, आपको पता है इस बात का। अरे यार जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, क्योंकि ये तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे। इसके अंदर जो है यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे फोर्स किधर लगा, ऊपर लगाना पड़ेगा, और फ्रिक्शन किधर लग जाएगा 2.5 √3, ये फ्रिक्शन नीचे लग जाएगा, 25 नीचे लगेगा। अब उसको कम से कम ना इन दोनों के सम के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा, इनसे थोड़ा सा ज़्यादा लगाते बस 0.001, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, मान लो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 प्लस में 2.5 √3, यहाँ से F2 आएगा, फिर इन दोनों F1 यहाँ से आएगा, F2 यहाँ से आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन के अंदर समझने में टाइम लगेगा नहीं, एनालिसिस करने में टाइम नहीं लगेगा, कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है इसके अंदर, सीधी सी बात ये है, 1 मिनट तो लग जाएगी इसके अंदर आपको, ठीक है ना, प्रॉपरली। एक बात बताइए आप, इसके अंदर जब ब्लॉक ऊपर लेके जाते हैं, ये चीज़ सिखाई जाती है कि जब इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ब्लॉक कैसे लेके जाते हैं, तो देखो mg sin थीटा तो फिक्स है, नीचे ही लगेगा, फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा ऐसे केस में, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो लग सकता है एफ एस मैक्स इतना लग सकता है। जब ब्लॉक नीचे आता है तो mg sin थीटा तो नीचे ही रहता है और फ्रिक्शन ऊपर रहता है, और जब ब्लॉक ऊपर जाता है, कोई एजेंट ऊपर लेके जाएगा तो फ्रिक्शन भी नीचे लग जाता है और mg sin थीटा भी नीचे लग जाता है, तो इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर हो जाएगा, बस F2 की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गई बात आपको। इससे क्या पता लग रहा है कि लॉज ऑफ मोशन के नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, किसी से लॉज ऑफ मोशन, एक्चुअली में लॉज ऑफ मोशन की अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगो तो 2 महीने करते रहो, कई लोग करवाते भी हैं तो 2 महीने, लेकिन वो बेवकूफ़ी है। आप इसके अंदर प्रीवियस ईयर्स कर लो जेईई मेन के तो मोर देन सफिशिएंट है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहे पेपर में, ये भी पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना, उससे फालतू करने की जरूरत नहीं, टाइम है तो कर लो, लास्ट टाइम में जाके नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन है, सुनो आप, जो पावर डिलीवर्ड होता है, पावर डिलीवर्ड उसका फॉर्मूला बता सकते हो आप, F.V होता है कि नहीं होता बताइए आप। ये चीज़ हमने वेक्टर्स में भी पढ़ी थी और वर्क एनर्जी एंड पावर में भी पढ़ी थी, बस ये डॉट प्रोडक्ट करना ना चाहिए आपको, बस और कुछ भी नहीं करना, डॉट प्रोडक्ट करो आप। ये 6t² को मल्टीप्लाई करो इस 3t² से, कितना बनेगा यहाँ पर, ये 18t⁴
इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा माइनस का 18 टी स्क्वायर, ये बन जाएगा ना। ये पावर डेरिवेटिव आ गई, इसमें टी की वैल्यू 2 पे, टी इक्वल टू 2 पे पावर पूछा गया इसमें, तो टी की वैल्यू पुट करो तो आंसर आ जाएगा आपके पास। पुट करो टी की वैल्यू 2, आंसर आ गया, बस ये पुट कर रखा, आंसर आ गया 216 आ जाएगा। सिंपल था यार ये क्वेश्चन, 20 सेकंड्स का मैक्सिमम, बल्कि 10 सेकंड्स का है। बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, पी इज इक्वल्स टू एफ डॉट वी होता है। यस, आसान है कि नहीं है बताइए आप। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम डीपीपी के अंदर दे रखा है, ये वाला सेम क्वेश्चन, वो जो जनरल फिजिक्स वाली बुकलेट है उसके अंदर भी है, क्लास नोट्स के अंदर भी है और डीपीपी के अंदर भी है, ठीक है ना। 2 बार क्वेश्चन दे रखा है ये सेम क्वेश्चन बुकलेट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर करना क्या है, आप एक बात बताइए, डायमेंशन बतानी थी ए बी की। अब एक बताइए, ई फॉर एनर्जी, एक्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, टी फॉर टाइम, अक्सर यही देता है। ऐसा मैंने क्वेश्चंस और भी, ई फॉर एनर्जी, एक्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, टी फॉर टाइम, इस टाइप के क्वेश्चंस और भी दे रखे हैं। मैंने बार बार एक्स और टी ले रखा है, वहां पर भी एक्स की जगह डिस्प्लेसमेंट या टी, वहां पे टाइम ही है। ये वाली जो क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी दोनों सब्ट्रैक्ट कर रखी है। सब्ट्रैक्ट उन्हीं को कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो। ऐड या सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है जब डायमेंशन अलग अलग डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटीज को ना तो ऐड किया जा सकता है और ना ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, L2, तो ए की डायमेंशन किसके बराबर आ जाएगी बताइए, L2 के बराबर आ जाएगी। समझ आ रही है बात आपको। अब ये बीट, अब एक काम करो, इस पूरे की डायमेंशन भी L2 ही हो जाएगी, इस पूरे की डायमेंशन क्या हो जाएगी L2। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, L2 बाय में BT आ जाएगी आपके पास। यहाँ से B की डायमेंशन आएगी। एनर्जी क्या होता है, ML2T-2 और यहाँ पे L2 अपॉन में BT, ये T आ जाएगा यहाँ पे, T को इधर लेके जाने का। सोल्व कर लो यार, यहाँ से B की डायमेंशन आ जाएगी ना, A की आपके पास आएगी, फिर A और B का प्रोडक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। मतलब एक तो इससे ये बात पता लगती है इस क्वेश्चन से कि डायमेंशनल क्वेश्चन एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में रहते हैं, और नंबर 2 बात वो सोल्व होने वाला होता है, नंबर 3 बात उसमें टाइम भी नहीं लगता होता, ठीक है। तो डायमेंशंस के तो जो क्वेश्चंस हैं, और एक और चीज़, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 50 से क्वेश्चन कर जाओ तो उन्हीं में से ही मैच होते हुए क्वेश्चंस होते हैं। बस ये बुकलेट कर जाना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, फ्री के मार्क्स हैं। जो अभी 2.5 घंटे वाली क्लास होएगी, उस 2.5 घंटे की एक ही क्लास के अंदर एक क्वेश्चन डायमेंशन का, एक क्वेश्चन एरर का कन्फर्म आना ही आना, उसमें से कन्फर्म मिनिमम 1-1 2 क्वेश्चन, 8 नंबर तो पक्के होने हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2-2 भी हो सकते हैं दोनों में। मेडिकल में 2-2 आ सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं ना, तो उसमें 4 क्वेश्चन आ जाए आपके। ये वाला क्वेश्चन है पोलराइजेशन का, एक सिंपल बेसिक बात के ऊपर पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, मतलब एक सिंपल सी बात है, मतलब और उससे क्वेश्चन हो जाएगा इसके अंदर। ये अभी आपको समझ में आएगा नहीं, अभी मैंने कराया नहीं है इसको, ठीक है ना। और ये ब्रूस्टर्स लॉ नहीं लगाना इसके अंदर, इसने ब्रूस्टर्स लॉ लगा रखा है, ठीक है ना। एक आधे बच्चे ने कर रखा है, उनको बता देता हूँ। एक अनपोलराइज्ड ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब 60 डिग्री एंगल है, एंगल कितना है इसके अंदर 60 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है इसके अंदर, रिफ्लेक्टेड रेज कंप्लीटली पोलराइज्ड, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज। अच्छा, कंप्लीट इसमें ना कंप्लीटली पोलराइज्ड जब लाइट होती है उस टाइम एक प्रॉपर्टी होती है, वो बुकलेट के अंदर लिखी हुई है वो प्रॉपर्टी। जब कंप्लीट पोलराइजेशन होता है तो इसके रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल क्या होता है, कोई बताएगा? 90 डिग्री होता है। ये साफ साफ बुकलेट के अंदर एक बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है उस टाइम। अब एक बात बताऊँ, ये कितना एंगल था 60, ये वाला एंगल भी कितना हो गया 60, क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ है। तो ये 60 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तभी तो ये पूरा 180 बनेगा। तो आ गया आंसर 30, सोल्व हो गया, ठीक है। ब्रूस्टर्स लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये बात पता होनी चाहिए कि जब कंप्लीट पोलराइजेशन होता है तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। बस इतनी सी बात बताती है, क्वेश्चन सॉल्व है ये, ठीक है। और ये बात बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है बॉक्स बना के। अब सुनो, एक्चुअल में बॉक्स उन्हीं के बने हुए हैं, वो जो रेड बॉक्स मैंने बना रखे हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में 2-2 3-3 4-4 बार आ चुके हैं, जो इनके आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, उन्हीं के बॉक्सेस बने हुए हैं। उन बॉक्सेस को दिमाग में, और बेसिक पॉइंट भी उन्हीं के बने हुए हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, एक बात बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मैंने 12-15 फॉर्मूले आपको याद करवाए थे, बिल्कुल ढंग से। यूँ मैंने कहा था टिप्स में जो खून में समा जाने चाहिए, ठीक है ना। ये बताओ फिर आप देखते हैं खून में समाये हुए कि नहीं हुए। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m² होता है, सिंपल सी बात है। ये बताइए आप, इसके अबाउट कितना होता है 2/5, तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा बताइए, कैसे करें इसके अबाउट निकालने के लिए? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IP = ICM + V, IP = ICM + MD² हो जाएगा। ICM की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5 mr² प्लस में mr² हो जाएगा। तो कितना आंसर है? तो ये आ जाएगा आपके पास। इसी का ट्वाइस कर दो आप, क्योंकि इसकी वजह से भी उतना होगा, इसकी वजह से भी उतना ही होगा। सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको ये बात पता है कि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है और पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको लगानी आती है, तो क्वेश्चन सोल्व है, सिंपल सी बात है। अब सुनो अगली बात, अब ये वाला क्वेश्चन सुना आप, एक बार बताइए आप यार, इसमें ना परसेंटेज चेंज ज़्यादा है करंट का, तो इसमें एरर इक्वेशन से नहीं करोगे, सिर्फ 1, 2, 4, 5% तक मैक्सिमम हो तो एरर इक्वेशन बनाते हैं। इसके अंदर एक बात बताइए,
परसेंट यहाँ पे ना एक लैंप है, उसमें जो करंट की वैल्यू है, मतलब एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है यार, उसमें करंट 20% कम हो गया तो पावर कितने % कम हो जाएगी, ये पूछा इसने। कितने % कम हो गया करंट? पावर क्या होता है? I²R। पावर क्या होता है बताइए? ये कह रहा है कि अगर 20% कम हो गया करंट हो गया 20% कम, तो पावर कितने % कम हो जाएगी? सीधी सी बात यही है, ठीक है, यही पूछा है। तो काम करो, करंट कितना हो गया बताइए आप I का 20% कम कर दो, 4I/5 बन जाएगा। 4I/5 बन जाएगा यार, 5वां हिस्सा कम हुआ होगा, 1/5 कम हुआ होगा 20% कम होने का मतलब है, तो 1/5 हिस्सा कम हो गया। तो I में से I/5 घटा दो, I में से I/5 घटा दो, कितना बचेगा? 4I/5, ठीक है ना। अभी नए वाली पावर आएगी इतनी, ये पुराने वाली पावर थी और ये नई वाली पावर है, ठीक है ना। तो कितना आंसर हो जाएगा बताइए इसका? ये कितना बनेगा यहाँ पर? ये 0.8 I का स्क्वायर इंटू में R, तो 0.64 I²R। पहले थी I²R, ये थी पहले, तो 0.64 टाइम्स हो जाएगी। पहले वाली पावर का कितने टाइम्स हो जाएगी? ये 0.64 टाइम्स हो जाएगी। सिंपल सी बात है। क्या चेंज पूछा था क्या? तो चेंज निकाल के डिवाइड बाय ओरिजिनल इंटू 100 कर दो आप, तो आंसर आएगा इसके अंदर 64% आंसर आ जाएगा, 64% आएगा। अच्छा ये 64% बच गया, चेंज पूछा था यार, चेंज तो 36 आएगा ना, सॉरी चेंज 36 आएगा, सिली मिस्टेक हो जाती है इसमें कि ये कहता ना कितने % पावर है अभी पहले वाले की, तो 64%, ठीक है। कितना चेंज आ गया? तो 36% का आ गया, सीधी सी बात है, ठीक है। ये चीज़ें जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना तो उस दौरान स्ट्रॉन्ग होती हैं चीज़ें ऐसी ऐसी, तो पढ़ते वक्त तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। अब एक बात बताइए, स्पीड ऑफ साउंड इन द ऑक्सीजन गैस एट STP। यार एक बात बताऊँ मैं आपको, एक टॉपिक आपकी क्लास में पढ़ाया गया था, बल्क मॉड्यूल्स, एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाया गया था, ठीक है ना। √B/ρ बताया गया था ना, √B/ρ और साउंड का चलना एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये बताई गई थी। तो और γ/P/ρ ये थी स्पीड ऑफ साउंड, ये बात बताई गई थी, स्पीड ऑफ साउंड √γ/P/ρ ये चीज़ बताई गई थी, एक्स्ट्रा क्लास में बताई गई थी। मैं आगे से बुकलेट में डालूंगा इसको, क्योंकि पहले भी आ चुका, अब दोबारा आ गया पेपर में, ठीक है ना। ये एनालिसिस इसलिए करते हैं हम लोग कि जरूरी होता है पता लगे ना बुकलेट में से क्या हटाना और क्या डालना है, ये बुकलेट में आना जरूरी है। पहले भी आ चुका क्वेश्चन, अब दोबारा फिर आ गया √γ/P/ρ। अच्छा एक बात बताइए, P = ρ/RT/m होता है ना, बुकलेट के अंदर बड़ा बड़ा एक रेड बॉक्स बना के लिखा हुआ है इसका। तो γ/ρ इंटू में क्या करोगे बताइए, ρ/RT/m, तो यहाँ पे रो से रो कैंसिल आ जाएगा, √γ/RT/m ये आ जाएगा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। एट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का फॉर्मूला है γ/RT/m का √। अब एक काम करो, ये गामा की वैल्यू कितनी होती है बताइए? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, 7/5। R पता है 8.31। टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? 273 केल्विन, 273 केल्विन लिखोगे ना आप यहाँ पे। और स्टैंडर्ड मोलर मास कितना होता है इसका? 32। 32 × 10⁻³ करोगे आप पे, 32 × 10⁻³ करोगे, सोल्व करके आंसर आ जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर तो 298 केल्विन और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करके 338 मीटर पर सेकंड आता है। वैसे याद रखना आप, एट STP साउंड की जो स्पीड होती है वो 330 रहती है STP पे, हैं? क्या कह रहे हो? कोई भी क्या सोचे? ऑक्सीजन ही होती है एटमॉस्फेयर में, क्या है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन है 78%, तो नाइट्रोजन है 21% ऑक्सीजन है, तो यानी कि डायटोमिक गैस है। हम लोग किस गैस में जी रहे हैं अभी? यहाँ इस कमरे में सिर्फ डायटोमिक गैस ही, आपको पता है इस बात का? सिर्फ क्योंकि यार 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, तो 99% क्या होगी? डायटोमिक होगी। बाकी छोटी मोटी है, कोई मोनोएटोमिक और डायटोमिक ऐसे मिक्सचर सा है 1% का, उसको तो छोड़ ही दो आप। तो डायटोमिक की बात होती है हमेशा, एयर की बात करें तो डायटोमिक लेके चलना आप, ठीक है ना। तो इसके अंदर 330 होता है एट STP, याद कर लो। और शायद एट NTP होता है 343, सोल्व करके देख लेना। एट NTP 343 बनेगा शायद, हाँ वो एट NTP है, ये STP है 330। लिखना एट STP, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट STP लिख दो आप, एक बार एट STP लिखो। 330 बना रहे ना, आप याद भी कर लो। किसी को याद होता ना तो वो इस क्वेश्चन को बिना ये सब पंगा किए सीधा टिक मार्क कर सकता था। एट STP होता है 330, एट NTP होता है 343,
ठीक है, ये रिजल्ट याद कर लो आप। ये रिजल्ट अगर याद होगा तो ये रिजल्ट अगर याद होता है कि 330 होता है टेस्ट टीपी, तो ये क्वेश्चन बिना सोल्व के सीधा टिक मार्क होना था ये। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको? ये फिर से आ गया यार ये फॉर्मूला। देखो आप, पी एवरेज का फॉर्मूला मैंने बताया ना, जनरल फॉर्मूला सारे सर्किट्स में बार बार लिखा। क्या था? VRMS IRMS cos डेल्टा फाई, ठीक है ना। तो VRMS कितना होगा बताइए? 20/√2। IRMS कितना होगा? 2/√2। cos डेल्टा फाई कितना हो जाएगा? cos π/3। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कर दोगे ना? ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया था, कोई बड़ी बात नहीं, पेपर में एज इट इज आया मिले, इसी के अंदर थोड़ी वैल्यू चेंज करके आया मिले, कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल बात है, ठीक है ना। उम्मीद कर सकते हैं एज इट इज आना। अब ये देखो, फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन है, एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है यार। एक ना मतलब क्या बोला गया, एक बात बताओ आप, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, किसी को पता है क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिन्होंने 12th पढ़ा हुआ है, हाँ जी, क्या होती है? क्या कह रहे हो? जिसपे मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना हो जाए। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी करोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक नहीं होगा, मतलब फोटो करंट ही नहीं चलेगा ऐसे केस में। तो फोटो करंट जीरो जाएगा यार। कह रहा फ्रीक्वेंसी आधी कर दी, कह रहा फ्रीक्वेंसी को एफ से क्या कर दिया आपने? f/2। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की आधी कर दो, तो फोटो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जीरो चलेगा, चलेगा ही नहीं फोटो करंट। f0, ये तो डेड f0 क्या था? ये अभी डेड f0 चल रही है, लेकिन अगर f/2 कर दें, अच्छा इसका 0.75 f0 हो जाएगा, तो f0 से तो कम ही है, f0 से तो कम ही है, तो फोटो करंट चलेगा ही नहीं। मतलब एक छोटी जिसमें कैलकुलेशन भी नहीं करनी यार। ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन समझने में टाइम नहीं लगना, एनालिसिस में टाइम नहीं लगना, कैलकुलेशन में भी टाइम नहीं लगना, एक ऐसा क्वेश्चन है। ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्वेश्चन है, तुरंत हो जाएगा। लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगा दो, करा देंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर के मतलब डीपीपी के अंदर दे रखे हैं आपके। ये एक बात बताओ, देखो ये अगेन हिस्ट्री रिपीट्स, इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन है, ये है लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन। लॉजिक गेट्स में अगेन मतलब बार बार वो मैंने कहा 7 गेट याद कर लो, उनकी ट्रूथ टेबल याद कर लो, उन्हीं में से कोई ना कोई गेट आ जाता है पेपर के अंदर। क्या कह रहे हो तुम? किसने कहा? आप फिर भी कर जाना, नाम नहीं लिखेगा उसका, कहेगा मैंने कहाँ लिखा जोर गेट, उसका डायग्राम बना देगा, इसके अंदर 0 0 1 1 डाल देगा, इसमें क्या बनेगा, आउटपुट क्या आएगा, वो तो सब किया ही हुआ है, ठीक है, कर लेना तो बेटर, उसमें कोई टाइम भी नहीं लगेगा करने में, कोई समझने में, कोई वो बहुत बड़ी चीज़ छोड़ना है, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे उसको देखने में एक बार। ये देखो फैराडे का सेकंड लॉ, फैराडे के सेकंड लॉ का क्वेश्चन अक्सर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन अक्सर आ रहा है पेपर के अंदर। एक बात बताइए, इसने क्या बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है, ये रहा दे रखा है, T = 2 पे करंट पूछ लिया, पहले तो EMF निकाल लो, d∅dt कितना हो जाएगा बताइए, 10t - में 3, T = 2 पे EMF कितना हो जाएगा, 20 - 3 17, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 8, 17/8 आंसर है। हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं यार आपको? आसान क्वेश्चन है ये वाला यार। तो स्पीड मायने रखेगी इसके अंदर, मैं बता दे रहा हूँ, स्पीड आपकी कितनी है। कॉन्सेप्ट्स तो सबको आते मिलेंगे, ऐसा कोई बच्चा नहीं मिलेगा जिसको ये कॉन्सेप्ट्स नहीं आते होंगे। याद कितनों को है, याद नहीं मिलेंगे, या एट ए टाइम भूल जाएंगे, या फिर स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएंगे, यहाँ दिक्कत रहेगी। पेपर का पैटर्न टोटली ऐसा हो चुका है कि जिसके अंदर आप हार्ड वर्कर हो के नहीं हो, वो चीज़ मायने रखे, कितना कॉन्सेप्चुअल हो आप, कितना ज़्यादा एनालाइज कर सकते हो, कितना आप दिमाग रखते हो, वो सब चीज़ें खत्म होगी अब, ठीक है ना। इस पेपर को देख के तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि तो हर कोई भी कर सकता है ये पेपर, तो ठीक है, दिमाग तुझे बिल्कुल भी ना हो इसके लिए, तो बस मेहनती बच्चा होना चाहिए। हाँ जी, अब ये वाला क्वेश्चन है यार, देखो आप मुझे बताओ, टोटल इंटरनल ऑफ द गैस पूछ ली। अक्सर हर साल जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे पंगा क्या खड़ा करते हैं, सर हमारे उस टीचर ने बताया, इसने बताया, टोटल इंटरनल निकाल ही नहीं सकते आप, इंटरनल का फॉर्मूला बता रहे हो, गलत बता रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, इंटरनल निकाल ही नहीं सकते। मैं इस बात पे कितने लोगों से झगड़ा कर चुका हूँ, और मैंने अभी इस साल जैसे पढ़ाया था तो उस दौरान भी बताया था कि इंटरनल निकाल सकते हैं, और ये पेपर में ही पूछ लिया, टोटल इंटरनल एनर्जी बताओ, ये क्या दे दिया, और फॉर्मूला बताता हूँ मैं इंटरनल एनर्जी का, F/2 NRT कहता है, आपने अपनी मर्जी से बनाया फॉर्मूला, अपने घर से बना लिया, ठीक है, इसको छोड़ दो सोल्यूशन को, ठीक है, जिसने सोल्यूशन लिखा है उसने भी यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो है ये निकाल सकते हैं F/2 NRT से, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुरंत हो जाएगा सेकंड रो के अंदर। देखो आप F की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ऑक्सीजन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 5, नंबर ऑफ मोल्स कितने,
8 ना, R टेम्परेचर T प्लस इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताइए, F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 तो मोल है उसके, 5, 4 मोल है RT। सोल्व करो, 20 RT प्लस 10 RT कितना आंसर आएगा? 30 RT आंसर मैच कर गया। समझ आ रही बात? ये पेपर में आ चुका है, मेन में भी आ गया ना इस साल, फिर भी अगले साल बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा कि इंटरनल निकाल ही नहीं सकते, ठीक है ना। मतलब यह तो पेपर एनालाइज ही नहीं किया, आपने पेपर नहीं देखा। ऐसे लोगों को अगर मान लिया जाए कि भगवान भी आके कह देना, मतलब साक्षात रूप से भगवान प्रकट हो जाए कि बेटा इंटरनल निकाल सकते हैं, वो तो भी ना माने, तो भी नहीं माने, ऐसा लग रहा है। ये वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यार जो चीज़ माइंड में पहले से फीड है ना उसको चेंज ही नहीं करना चाह रहे। एक आधी किताब ने लिख दिया किसी अच्छे राइटर ने कि इंटरनल नहीं निकाल सकते, वो चीज़ पढ़ ली, दिमाग में सेट कर लीजिए, यही ठीक है। पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था बिल्कुल शुरू में। अब सुनो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन है, देखो आप नीचे क्या लगेगा, मान लो M1G, इधर क्या लगेगा? किसी एक को तो बड़ा मानना पड़ेगा आपको, किसी को बड़ा मान लो। M2G को बड़ा मानोगे? चाहे M1G को बड़ा मान लो, चाहे M2G को बड़ा मान लो। ये M2G आप कह रहे हो बड़ा मान लेते हैं, M2G माइनस में M1G डिवाइडेड बाय टोटल मास, M2 माइनस में M2 प्लस में M1, ये दिस फोर्स माइनस में दिस फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये क्या आ गया? एक्सेलरेशन। इसको किससे इक्वेट करोगे आप? सोल्व कर लो इसको, ये सोल्व हो जाएगा, G से G कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आएगा बताइए? M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय में M2 प्लस M1 इज इक्वल्स टू 1/8, 8 M2 माइनस में 8 M1 इज इक्वल्स टू M2 प्लस में M1, M1 को इधर लेके जाओ, M2 को इधर लेके जाओ, 7 M2 इज इक्वल्स टू 9 M1। अब पूछा क्या था इसने? M1 बाय M2, आंसर क्या आ रहा है यहाँ से? यहाँ से 7/9, M1 बाय तो कितना आएगा? इसने तो बताया कि कौन सा मानना चाहता है, इसने तो ज्यादा वाला बताया नहीं कौन सा मानना है, इसने तो ज्यादा वाला बताया ही नहीं कौन सा मानना है। 7/9 ऑप्शन में दिया कि अगर हाँ इसने बिल्कुल, इसने ना ऑप्शन में नहीं दिया कौन सा मानना है, इसने M1G को बड़ा मान रखा है, M2G को छोटा मान रखा है। मैंने वो इससे पहले वाले बैच में इसको बड़ा मानना था तो आंसर मैच हो गया था, तो इसको बड़ा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है अब इसमें, ठीक है ना। हाँ एक ऑप्शन में ही है बस, यही आंसर है फिर इसका, ठीक है ना। इतना तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा यार। एक बात बताओ आप, दो चार्जेस हैं, एक गैप है R, इस पे चार्ज Q1 ये Q2, एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे बताइए? कि Q1 Q2 बाय में R², यही इतना फोर्स लगाएंगे ना, इतना फोर्स है। बीच में एक वो डाल दिया आपने, इसको इस फोर्स को लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय, बीच में अगर एक मीडियम डाल देना, इस केस में बीच में एक मीडियम डाल दें तो एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट K हो जाता है, इस केस में तो होगा। प्लेट्स की केस में नहीं होता। अगर ये प्लेट्स है ना, एक प्लस Q चार्ज है, एक माइनस Q चार्ज है, इसमें अगर स्लैब डाल दी, इसमें नहीं होता डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर होगा, क्योंकि चार्ज इस मीडियम के अंदर ही रखा हुआ है, ये पॉइंट साइज ही है बिल्कुल ही, तो इसका एक पार्ट ही बन गया मीडियम का ही वो, ठीक है ना। इसको हटाओगे तो भी यहाँ पे वो मीडियम दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 1/K टाइम्स हो जाता है फोर्स, फोर्स कितने टाइम्स हो जाता है इसमें? बस ये रिजल्ट याद कर लो कि अगर दो चार्जेस हैं, बीच में अगर मीडियम डाल दिया जाए तो फोर्स 1/K टाइम्स हो जाता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है। एक बार बताओ आप, एक वेक्टर तो A है, दूसरा B है, इनके बीच का एंगल है थीटा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालने? फॉर्मूला क्या होता है? A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा पूरे का अंडर होता है। तो A² प्लस B की जगह यही पुट करना है, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा पूरे का, इसको सॉल्व करना है बस। और उसको सॉल्व करके इसका रिजल्ट याद कर लेना यार, अब काम आएगा बहुत, कि अगर ये A और A बराबर हो तो काम आता है। कई जगह बताऊंगा मैं, कई जगह कैसे काम आएगा। 2A² प्लस में 2A² cos थीटा पूरे का अंडर रूट, इसमें से 2A² को कॉमन ले लो आप, अंदर बचेगा 1 प्लस में cos थीटा पूरे का अंडर रूट, इसमें से बाहर लो, क्या आएगा यहाँ पे? ये √2a, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस cos थीटा, तो √2a, 1 प्लस cos थीटा को क्या लिख सकते हो? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस cos थीटा को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब ये बुकलेट के अंदर भी एक ऐसा क्वेश्चन है और उसके मतलब याद करवा रखा है बना के बॉक्स, ये 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, ठीक है। अरे कैसे कैंसिल कर दिया यार, ये कौन है भाई रे? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 पूरे का अंडर रूट,
अब रूट टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2a cos थीटा बाई 2, ये रिजल्ट भी याद कर लो 2a cos थीटा बाई 2, ये आंसर आ गया 2a cos थीटा बाई 2। जैसी संगति है वैसी हो जाते हैं 2a cos थीटा बाई 2। यार एक बार बताओ, ये अभी भी करवाया था ना यार ये फॉर्मूला एवरेज एनर्जी डेंसिटी का, इसके पीछे ही पड़ गए लोग। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर इक्वल, ये तो सही बात है। उसमें होता है, हाँ मैंने बताया था ना 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ये बराबर होते हैं। ये बात प्रॉपर्टीज में बताई थी, ये बात तो बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस, ये बात सही है। ई बाई सी की एनर्जी एक्सर्ट करती है, मोमेंटम एक्सर्ट करती है ई बाई सी का प्रेशर। ई बाई सी का देखो मैंने बताया था एक फोटोन एनर्जी ई है, ठीक है ना, एक सरफेस पे पड़ा, मिरर पे पड़ा मान लो, कितना मोमेंटम और एब्जॉर्ब हो गया तो कितना मोमेंटम एक्सर्ट करता है, इंपल्स कितना होता है इसका, मोमेंटम कितना एक्सर्ट करेगा बताइए, चेंज इन मोमेंटम ई बाई सी। और अगर टकरा के रिफ्लेक्ट हो गया सेम स्पीड से 2e बाई, इसका मतलब प्रेशर एक्सर्ट करेगा यार, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। मोमेंटम में चेंज आ रहा था यानी प्रेशर, तो चेंज इन मोमेंटम आ रहा तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम से, टाइम भी देगा उससे फोर्स आ जाएगा, फिर फोर्स बाय एरिया से प्रेशर आएगा, प्रेशर निकाला जा सकता है। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये कहीं की बात है, ये कहीं की बात, आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना। ये चेक कर लिया करो पहले सही है कि गलत है, ये चेक कर लिया करो सही गलत है, इनका आपस में कुछ लेना देना लग रहा है कि नहीं लग रहा, एक कहीं की बात है, एक कहीं की बात है, एक आधे में नहीं लगता, बाकी मतलब वो पता लग जाता है 90% में, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन है। एक बात बताओ आप मुझे, एक स्प्रिंग मास सिस्टम हो तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई रूट m बाई के होता है, सारी दुनिया को पता है। के और के कितना बन जाएगा ये? के और के 2 के पैरेलल में है, 2 के और के सीरीज में है, 2k इंटू के डिवाइड बाई में 2k प्लस के, 2k बाई 3 आएगा। अभी 2k बाई 3 और k किसमें है? पैरेलल में है ना, तो 2k बाई 3 प्लस में k, कितना आंसर आएगा इसका? इनका k इफेक्टिव आ गया 5k बाई 3 आ गया ना। तो टाइम पीरियड कितना होना चाहिए इसका? टाइम पीरियड 2 पाई रूट m अपॉन में 5k बाई 3, ये आ गया टाइम पीरियड। अब इसको इक्वेट कर दो इस वाली वैल्यू से, ये टाइम पीरियड दे रखा है इसने, ठीक है ना। इसको इससे इक्वेट कर दो, यहाँ से अपने आप वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है ना। करो सोल्व, अल्फा की वैल्यू पूछी थी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। इसको स्क्वायर करो आप, इसका स्क्वायर, पाई स्क्वायर इंटू में अल्फा m बाई में 5k, इसका भी स्क्वायर कर दो, 4 पाई स्क्वायर 3m बाई में 5k, 5k से 5k गया, m से m गया, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? 12, अल्फा की वैल्यू 12 आ गई, हो गया सोल्व। आसान था यार क्वेश्चन, तो इसने दे ही नहीं रखा अल्फा की वैल्यू, ये रहा आंसर 12। समझ में आ गई होगी बात आपको, मुश्किल तो नहीं था यार। एसएचएम का नॉर्मल क्वेश्चन था, एसएचएम में जितना मर्जी पढ़ते रहो, होना होगा तो यार देखो नॉर्मल बात सी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है, पावर डेसिपेटेड पूछा है, कितना हो जाएगा यार? ये ना सिमेट्रिक सर्किट का क्वेश्चन है ये वाला, इसके अबाउट और इसके यहाँ इसके आर इफेक्टिव निकालने हैं ना आपको। तरीका क्या बताया था सिमेट्री के अंदर, बताओ आप मुझे। इनको पास करने वाली एक लाइन बनाओ, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाओ, ठीक है ना। अब करंट चलाओ, अब करंट इसमें चला दो I1, इसमें चला दो I2, इसमें चला दो I3, इसमें चला दो I4। अब इसकी मिरर इमेज बनाओगे, इधर चलनी चाहिए लेकिन डायरेक्शन पलट दोगे I4, I1 इधर है, ये मिरर में इधर दिखेगा लेकिन डायरेक्शन पलट के बना दोगे I1, I2 इधर है, मिरर इमेज में इधर दिखेगा लेकिन डायरेक्शन पलट दो I2, ऐसे I3 इधर चलेगा। मतलब ये वाला करंट अपना ऊपर जा रहा है अलग से और ये वाला करंट अपना नीचे जा रहा है, ऐसा हो रहा है इसके अंदर। ये बीच में से जंक्शन हटा दो, समझ में आ रही है बात आपको? अब ये सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन बन गया सिंपल। इसके अंदर करना क्या है आपको, इसके अंदर जो है ना, इसको ऊपर से मोड़ दो, इसको इधर से मोड़ दो, R 2R बाई 3, ये भी 2R बाई 3, 2R बाई 3, 2R बाई 3, R बाई 3 बनेगा, R बाई 3 बनेगा, R बाई 3 और 2R बाई 3 सीरीज में, R बाई 3 2R बाई 3 3R बाई 3 हो गया, तो 3R बाई 3 का इफेक्टिव R हो गया। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है, ये V है और इसके क्या जुड़ा हुआ है ये R की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 2 ओम,
2 ओम दे रखी है ना आपको, तो ये 2 वोल्ट था, ये कितने वोल्ट था बताइए, करंट कितना चलेगा 1 एम्पियर, करंट कितना चलेगा इसमें बोलो, पावर डेलीवर्ड बतानी थी, पावर ई इंटू आई कर दो चाहे आई स्क्वायर आर कर दो, चाहे ई इंटू आई कर दो चाहे आई स्क्वायर आर कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। हाँ जी, इस टाइप के क्वेश्चन काफी सारे हुए हैं यार, ठीक है ना, और आसान क्वेश्चन है, 15 सेकंडों में होने वाला क्वेश्चन है। ये फिर से आ गया एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन, हर पेपर में दे रहा है, तभी तो यार जेईई मेन का अगर आपको कोई भाई बहन हो ना, उसको अगली बार अगर पेपर देना हो तो उसको बोलना कि सबसे आखिरी में जाके फॉर्म भरे, मतलब मान लो डेट है 15 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में फॉर्म भरने, मान लो 15 दिसंबर से 30 दिसंबर, तो 30 दिसंबर को फॉर्म भरो, उसे चांसेस किस चीज़ के हो जाएंगे, लास्ट की शिफ्ट में आने के चांसेस हो जाएंगे उससे, भाई गारंटी नहीं है कहीं को नहीं आया लेकिन मेरे को लग रहा है ऐसा। नॉर्मलाइजेशन क्या चीज़ है, सबके नंबर्स को इक्वेट तो करते हैं ना कि ऐसे तरीके इसमें भी इतने नंबर, और अपना जो एड्रेस डालो ना विलेज का डालो, अपना एड्रेस विलेज का, गांव का, आप नीट का फॉर्म भरो ना, क्योंकि गांव वालों को हो सकता है, शहर वाले जो बच्चे हैं एजुकेटेड है पढ़े लिखे हैं, उनको सोचा यार इनको शुरू में डालो, ये पैसे वाली पार्टी है इनको शुरू में डालो, ये गाँव के हैं बेचारे, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेंगे, एक आधे जो शुरू में पेपर आएंगे। नहीं ये वाला ईजी है, कौन सा ईजी है, वो ईजी था, मुझे तो बराबर बात लग रही है। ये अब एक बात बताओ, ये वाला क्वेश्चन देख लो आप, नहीं टीचर्स के अकॉर्डिंग नहीं, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग भी, ये वाला क्वेश्चन देख लो अब आप, सेम है जो कल वाला क्वेश्चन था एंगुलर मोमेंटम वाला, बिल्कुल सिमिलर है उसके, ये वाला क्वेश्चन देखो आप एक बार, करते हैं इसको फिर करते हैं बात। यहाँ पे ये बॉल गई ऐसे, यहाँ गई बॉल, एम मास है, स्पीड यू है, स्पीड क्या है इसकी यू, एंगल कितना है इसका 45 डिग्री, इस जब ये बॉल यहाँ आएगी तो इसका एंगुलर मोमेंटम बताओ क्या हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट। सेम क्वेश्चन था कि नहीं था, हाँ यार, फिर टफ कैसे हुआ पेपर। पर एक बार बताऊं, चाहे हल्का सा हो जाए ये तो पता लग जाएगा ना कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे आता है, कॉन्सेप्ट तो वही उठा रहा है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाए क्या दिक्कत है, अरे फॉर्मूले तो याद कर लेगा बच्चा, उसके एंगुलर मोमेंटम का एमवीआर तो याद रह लेगा उसको, पहले वाले दिन तो उसका एमवीआर याद नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये चीज़ है। चलो कोई बात नहीं यार, पहले दिन भर लेना फॉर्म, कोई बात नहीं यू बाय रूट 2 हो जाएगा ना यहाँ पे, ओरिजिनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे यू बाय रूट 2, इधर भी कितना आएगा ये यू बाय रूट 2 आएगा ना यहाँ पे, और ये पर ये हाइट देख लो, मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी यहाँ पे यू स्क्वायर साइन 45 का स्क्वायर बाय में 2g, कितना आंसर आएगा यू स्क्वायर बाय 4g, ये हाइट आ गई इसकी यू स्क्वायर बाय 4g। अब फॉर्मूला क्या लगाओ एमवीआर, सीधी सी बात है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एमवीआर होता है मास m वेलोसिटी u बाय रूट 2, और r कितना आएगा यहाँ पे u स्क्वायर बाय 4g, सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा आपके पास। इसको इक्वेट कर दो इसके साथ, इस चीज़ को इक्वेट कर दो इसके साथ, आंसर आ जाएगा आपके पास। आसान है यार, ये तो फॉर्मूला पता होना चाहिए एमवीआर। सेम ऐसा क्वेश्चन डीपीपी के अंदर भी, टेस्ट के अंदर भी है, जिसके अंदर हाईएस्ट पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम पूछा गया। अभी देखो कल फिर पहले भी दे रखा था ये क्वेश्चन। एक बार बताओ एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप, एम बाय आर ई, आर यही होता है ना, मून का मास। देखो एस्केप वेलोसिटी, मून का मास कितना है यहाँ पे एम ई बाय T1, कितना बोलो एम ई बाय, और रेडियस कितना बताइए 1/9, आर ई बाय 9 पूरे का। अब इसका और इसका रेशियो पूछा गया, इसका और इसका रेशियो पूछा गया, कर लोगे यार, आंसर 3 आ जाएगा, सोल्व कर लेना आप। आसान है कि नहीं है बोलो, सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √2g एम ई बाय आर ई होता है। ये भी ना पता हो तो फिर क्या इलाज है, ठीक है ना। Find the mass number of an atom whose radius is half of that of a given atom of mass number 192. Find the mass number of an atom. यार एक फॉर्मूला था, उसमें रेडियो एक्टिविटी उसमें पढ़ाया जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स में, R नोट A की पावर 1/3 होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है एक, मास नंबर पे डिपेंड करता है, मास नंबर के मतलब एक इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिक पॉइंट में दे रखा है, बस खोल कर लोगे इसको तो, ठीक है ना। तो दूसरी बार रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाफ हो जाएगा ना रेडियस, R/2 R नोड, ये A' की पावर 1/3, इनका रेशियो ले लो, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। दोनों तरफ क्यूब वगैरह ले लाके हो जाएगा सोल्व,
करो सॉल्व इसको। पहले रेशियो लो 1/2, आर नोट से आर नोट कैंसिल, a अपॉन में a डैश, इसकी पावर 1/3, क्यूब ले लो दोनों तरफ हैं। हाँ 2/1 आएगा, सही कह रहा है, 2/1 आएगा। क्यूब करो 8/1 इज इक्वल्स टू a/a डैश। तो a डैश की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, a/8। तो एक कितना दे रखा था आपको 182, तो 192/8 आंसर आ जाएगा आपके पास 192/8। मुझे पता है क्या जबरदस्त कई बार ना इंट्यूशन आता है। मुझे क्या इंट्यूशन आ रहा है कि जो पिछले 5 सालों में जो जेई मेन का पेपर आया है ना, ये वाला, ये जो 10 पेपर नहीं ये वाले, तो ऐसे 10 पेपर आते हुए ना 5 साल हो चुके हैं, मतलब ऐसे 10 साल हो गए। और ये वाले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं प्योर नीट लेवल के आ रहे हैं, ये नीट लेवल का क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा। मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि इन्हीं से बनेगा पूरा का पूरा पेपर, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर ये जो है ना क्वेश्चंस जो हैं जितने भी हैं, ये कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, लगभग 300 क्वेश्चन हो जाएंगे, 300 गुना 5। मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि पूरा का पूरा पेपर इन 1500 में से आ चुका होगा, हर क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी, मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि जो इसमें से ना आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये पेपर ईजी है मेडिकल लेवल, और नए क्वेश्चन बने थे, ये ऐसे क्वेश्चन बनाए थे जो कि बिल्कुल डिफरेंट थे, यूनिक थे और आसान थे और नीट लेवल के थे, और लगभग सारे कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज होगी ना आपकी, उस टेस्ट सीरीज में मैं ये 1500 डाल दूंगा, ठीक है ना, 1500 की 1500 डाल देंगे। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन डाल देंगे, कंफर्म है। हाँ जी अब सुनो, इसके अंदर देखिए आप, यहाँ पे ए पेंडुलम कंप्लीट्स 50 ऑस्किलेशंस इन 40 सेकंड्स। 40 सेकंड्स में 50 ऑस्किलेशन हुए। लेंथ ऑफ द पेंडुलम दे रखी है ये वाली, और रेजोल्यूशन ऑफ द वॉच 1 सेकंड, यानी मतलब मैक्सिमम इसके अंदर एरर 1 सेकंड का आ सकता है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ जी। यार सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/, यही होता है ना। तो जी को एक तरफ कर दो आप, देखो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, t² इज इक्वल्स टू 4π² L/g आएगा आपके पास। जी की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ पे, 4π² L/ में t²। एरर इक्वेशन बनाओ, डेल्टा g/g इज इक्वल्स टू डेल्टा L/L प्लस में 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा t/t बन जाएगा इसके अंदर। अभी पुट करना है बस आपको इसके अंदर, डेल्टा L/L, डेल्टा L 0.2/20 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा t कितना है, 1 सेकंड का ज़्यादा एरर आ सकता है, ठीक है। और 40 सेकंड इसके अंदर ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड है। ये ना 50 ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड है और 50 ऑस्किलेशन की एरर है ये वाली। तो एरर, जितने ऑस्किलेशन की एरर पुट करोगे उतने ही ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड पुट करोगे इसको, ठीक है ना। और इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है किसी के मन में? हो गया ये भी। नेक्स्ट पेपर, अगेन आ गया ना लॉजिकेटा क्वेश्चन, फिर से लॉजिकेटा क्वेश्चन आ गया। इसमें पुट करो 0 0 डाल के देख लो, इसके अंदर 1 1 पर ट्रूथ टेबल देख लो किसकी जनरेट हो रही है, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। यार ये क्वेश्चन भी पेपर भी ऐसा वैसा नहीं है, सेम कुछ वैसा मिलता जुलता सा लग रहा है। इसके अंदर भी देखो आप, देखो sin 37 cos 37, ये वाली वैल्यूज बिल्कुल टिप्स पे रटी रहनी चाहिए, सीधी सी बात ये है। इसके लिए मैंने जनरल फिजिक्स वाली जो बुकलेट है ना, उसके अंदर स्पेशल एक स्लाइड बना रखी सिर्फ फिजिक्स की, sin 37 cos 37 की स्पेशल मार्क। पेपर तो आ जाए, बुकलेट तो 3 दिन पहले की बनी हुई है। इसके अंदर जो है यहाँ पर इसमें करना क्या है, सुन आप, एक्सेलरेशन दे दिया 2 का, कैपिटल एम की वैल्यू कितनी दे दी आपको, कैपिटल एम की वैल्यू 10 kg, कैपिटल एम की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको बताइए 10 kg। यहाँ पे फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा बताइए यहाँ पे, 100 sin 37 sin 53 4/5, तो 5 20 80 आएगा। यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है इस पे, 80 न्यूटन। इधर कितना लगेगा, mg sin 37, sin 37 3/5 होता है, तो 3 mg/5 इधर फोर्स लगेगा एक, ठीक है। इधर लग रहा है 80, इधर लग रहा है 3 mg/5। अब एक काम करो, ये बताइए नेट, ये एक्सेलरेशन तो इसी तरफ कर रहा है पूरा सिस्टम ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है, तो नेट फोर्स बाय मास कर दो। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 80 माइनस में 3 mg/5 डिवाइड बाई टोटल मास हो जाएगा 10 प्लस m, टोटल मास कितना हो जाएगा 10 प्लस ये एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन दे रखा है 2। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास, सिंपल सी बात है। क्या टफ था ये वाला क्वेश्चन, परसेंटेज एरर का क्वेश्चन दे दिया। एरर के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं यार पेपर में। देखिए आप,
परसेंटेज एरर इन द मेजरिंग ऑफ द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.1%। लेंथ में भी एरर 0.1% है, डायमीटर में भी 0.1% है। परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई होता है ना, रो एल बाई होता है। इसको ऐसा करो आप, रो एल बाय एरिया को लिख दो पाई आर स्क्वायर, एरिया को पाई आर स्क्वायर, आर फॉर रेडियस, इसको डायमीटर टर्म्स में कन्वर्ट करो आप। रो एल बाय में पाई, आर को लिख दो डी बाई टू, आर को क्या लिख दो यहाँ पे डी बाई टू, तो ये बन जाएगा आर की वैल्यू, ये 4 ऊपर चला जाएगा, रो 4 रो एल बाय में पाई डी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गया जी, हाँ जी वायर का रेजिस्टेंस आ गया ना यहाँ पे। अब ये 4 रो और पाई तो कांस्टेंट है, एरर इक्वेशन क्या बनेगी ये बताओ, एरर इक्वेशन डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी बाई डी। अब ये भी 0.1%, ये भी 0.1%, तो टोटल 0.3% बन जाएगा इसमें। समझ में आ गई होगी बात आपको? कोई टफ है क्या ये वाला क्वेश्चन? सिंपल एरर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर एरर की डीपीपी हो रखी हो ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। क्या देखो इसमें भी कुछ नहीं है। एक बात बताइए, ये आपको पता है कि m का मास है, r डिस्टेंस पे ये 2 m के मास है, m1 m2, ये m1 m2 क्या है r, ये एक दूसरे पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे बताइए आप? जी m1 m2 बाय में r स्क्वायर, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे ना एक दूसरे पे। बस ये बात पता है तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 4 m के मास दिए हुए हैं, m का मास, m का मास, m का मास और एक यहाँ पे m का मास है। ये तीनों मिलके इस पे नेट फोर्स कितना लगाएंगे बताना है। ये तीनों मिलके इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगाएंगे, मैं डायग्राम अलग से बना लेता हूँ। m का मास, m का मास, यहाँ पे m का मास और यहाँ पर m का मास है, डिस्टेंस a और a, ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा ना, कितना लगाएगा बताओ आप, कितना फोर्स लगाएगा यहाँ पर, ये gm स्क्वायर बाय में a स्क्वायर, और ये इसके ऊपर इधर लगाएगा, कितना लगाएगा gm स्क्वायर बाय में a स्क्वायर, और ये वाला इसके ऊपर किधर लगाएगा यहाँ पे, इधर √2 टाइम्स ऑफ gm स्क्वायर बाय में √2a का स्क्वायर। ये वाली डिस्टेंस तो √2 है यार, ठीक है ना, क्या हो गया, और √2 टाइम्स कर तो दिया था वैसे, ऊपर वाला नहीं आएगा, gm में √2a का स्क्वायर आएगा। अब एक काम करो, इन दोनों का रिजल्टेंट ले लो, इसी तरफ आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट और इसको जोड़ दो आपस में, बस आंसर आ जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना बनेगा, √2 टाइम्स ऑफ gm स्क्वायर बाय में a स्क्वायर प्लस इसको जोड़ दो इसमें gm स्क्वायर बाय में √2a का होल स्क्वायर, और आंसर आ जाएगा आपके पास नेट ग्रेविटेशनल फील्ड। कोई डाउट किसी के मन में? सिंपल सा क्वेश्चन था यार, बेहद आसान क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ये टीवी ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर और यहाँ पे वॉल्यूम, ठीक है ना। ये बोला गया है कि फॉर द 2 डिफरेंट प्रेशर्स P1 एंड P2, देखो इसका ना प्रेशर P1 है इस गैस का, यहाँ पे प्रेशर P2 है। P1 P2 में कंपेयर करना आप कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ऐसे क्वेश्चन जो करने का देखो सबसे आसान तरीका, आप है ना वॉल्यूम फिक्स कर दो, वॉल्यूम पे ये देख लो किस ग्राफ का टेम्परेचर ज़्यादा है, ये ग्राफ A है, ये वाला ग्राफ B है, किस ग्राफ का टेम्परेचर ज़्यादा है, B वाले का, है ना। PV = nRT लगा दो आप, वॉल्यूम तो दोनों के लिए सेम ले रखा आपने, वॉल्यूम तो सेम है, तो nr कांस्टेंट है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया T, तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसका प्रेशर भी ज़्यादा। तो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे इस ग्राफ का टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, उसका टेम्परेचर क्या है कम, तो टेम्परेचर ज़्यादा उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, P2 > P1 आएगा इसके अंदर, P2 > P1। टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे मानोगे, हाँ मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट बिल्कुल, लेकिन इसने टेम्परेचर कांस्टेंट मान लो, चलो ये कह रहा है कि इसे टेम्परेचर कांस्टेंट मानूंगा मैं, करते हैं, रुको एक बार, टेम्परेचर कांस्टेंट मान लिया T, तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा आ रहा है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है इसका, ठीक है, इसका वॉल्यूम कम आ रहा है। PV = क्या होता है nRT, टेम्परेचर क्या दोनों का सेम, तो P क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो प्रेशर कम, ये वाला प्रेशर ज़्यादा हो गया, ऐसा कर लो आप। यार एक बात बताऊँ, इसके अंदर ना अगर 2 रेजिस्टेंस हैं, आपको एक बात बताएं, अगर 2 रोड्स हैं, ठीक है ना, उनकी रेजिस्टिविटी दे रखी है आपको α1 एंड α2, ठीक है ना, तो उनकी इफेक्टिव रेजिस्टिविटी निकालने का तरीका होता है α इफेक्टिव = α1 R1 प्लस में α2 R2 डिवाइडेड बाय में α1 प्लस α2, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल, दोनों में यही लगेगा। 2 रोड्स हैं, चाहे उनको सीरीज में जोड़ दो चाहे पैरेलल में जोड़ दो। अल्फा क्या होता है रेजिस्टिविटी, अल्फा क्या है यहाँ पे रेजिस्टिविटी, तो अल्फा जो है ये सॉरी अल्फा रेजिस्टिविटी नहीं है, अल्फा ये कांस्टेंट है, ये वाला कोफिशिएंट है, ये वाला कोफिशिएंट। जब फॉर्मूला होता है ना R = R0 × में 1 प्लस में अल्फा टी होता है, ये वाला अल्फा क्या है कोफिशिएंट ऑफ
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये अगर दे रखा हो किसी एक रोड का अल्फा 1 दूसरी रोड का अल्फा 2 और अगर उनका इफेक्टिव निकालना हो, ठीक है ना, तो ये वाला लगाते हैं बच्चे सीरीज से पैरेलल हो। ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसने जो कर रखा है, ये पेपर में करने लग गए तो हो चुका फिर तो टाइम। ठीक है, ये रिजल्ट याद कर लो, क्वेश्चन इसी से हो जाएगा आपका सॉल्व। ठीक है ना, हर जगह जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं पेपर में या आ सकते हैं उसका कोई ना कोई ट्रिक ढूंढना चाहिए ना यार। हमें कोई साइंटिस्ट थोड़ा ना बनना है, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, डेरिवेशन की जरूरत थोड़ी ना है। क्या कह रहे हो? अब ये R1 R2 सेम करने के लिए बोल रहा है, ये कह रहा है R1 R2 क्या कर दो, सेम कर दो। R1 R2 क्या कर दो, सेम। तो अल्फा 1 R प्लस में अल्फा 2 R डिवाइड बाय में अल्फा 1 प्लस में ये प्लस में अपॉन में R1 प्लस R2। रुको यार, R1 प्लस R2 आएगा, ये जाएगा। ये गलत लिख दिया, R1 प्लस में R2 आएगा तो क्या कितना बनेगा बताइए इसके अंदर? 2R बनेगा। तो क्या आंसर आएगा इसका? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई में 2 से सीरीज से पैरेलल अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ये याद कर लो बस आप, ठीक है ना। अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 डिवाइडेड बाय में R1 प्लस R2। ये क्वेश्चन DTS के अंदर दे रखा था मैंने, सेम क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका, फाइनल मतलब प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में आ चुका। इसके अंदर ना आपको सिर्फ एक तो ये पता होना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट लगेगा ना वो तो ये लगेगा कि डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंशिएशन से क्या आता है बताइए। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते तो क्या मिलता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से कॉन्सेप्ट तो इतना यूज होना है इसके अंदर। एक चेन रूल थोड़ा सा यूज होगा, उसमें वो आता होना चाहिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी है इसके अंदर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अगर पहले कर रखा होगा तो जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो डाउट हमेशा ही आता है बच्चों का। ये क्वेश्चन पहले पुरानी DP में डाल रखा था, कई सालों से आया नहीं, ठीक है, तो फिर ये हटा दिया था मैंने। इसके अंदर सुना आप, टाइम दे रखा है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस में बीटा एक्स, ये दे रखा है। इसको करोगे dt बाय डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, कितना बनेगा ये? 2 अल्फा एक्स प्लस में बीटा, ये हो जाएगा। रेसिप्रोकल लो इसका, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि वेलोसिटी होता है dx बाई dt ना कि dt बाई dx, तो v की वैल्यू कितनी आएगी? 1 बाय में 2 अल्फा एक्स प्लस में बीटा, ये आ गई v की वैल्यू। अब निकालो dv बाई dx। इसे एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि x दे रखा है, यहाँ पे t नहीं है, t होता ना और फिर डिफरेंशिएट करने से तो a आता। अब ये x दे रखा है तो dv बाई dx निकलेगा, क्या निकलेगा इससे? अब इसको डिफरेंशिएट करो, 1 बाय x का डिफरेंशिएशन, मैंने एक रूल लिखवा रखा है, 1 बाय x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1 बाय x स्क्वायर, माइनस में 1 बाय में x स्क्वायर, ये आ जाएगा। इंटू में चेन रूल भी लगाओगे, इसमें इंटू 2 अल्फा भी करोगे आप, इंटू 2 अल्फा, ये dv बाई dx की वैल्यू आ गई। अब एक्सेलरेशन क्या होता है बताइए? v dv बाई dx होता है, तो v की वैल्यू ये है और dv बाई dx की वैल्यू ये है। सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2x डिवाइडेड बाई में 2 अल्फा एक्स बीटा पूरे का क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा। अब सुनो, इसको लिख, ये v की वैल्यू है ये वाली, तो ये बन जाएगा -2x अपॉन में v क्यूब, ये आंसर आएगा इसका। 2x नहीं था, 2 अल्फा था, -2 अल्फा बाई v क्यूब बनेगा, नीचे नहीं आएगा ऊपर आएगा, क्योंकि 1 अपॉन में, अरे सुनो यार, ये इस पूरे की वैल्यू भी है ना, अकेले नीचे वाले की वैल्यू भी नहीं है ना इस पूरे की वैल्यू भी थी, मिस्टेक हो जाती है ना। तो इस पूरे, तो 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, 1 अपॉन इस पूरे का v आएगा, तो यहां से आ जाएगा ये वाला, ये आंसर मैच हो गया आपका। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात है? कैलकुलेशन तो है यार, थोड़ी सी सीधी सी बात है। Artillery of the mass m1 fires a shell of mass m2 at the time of the firing ratio of kinetic energy। कुछ नहीं यार इसमें भी, यार मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। अब एक बात बताओ, ये एक बंदूकड़ी सी है, ठीक है, यहाँ पे इसी को आर्टिलरी बोलते हैं। आर्टिलरी का मतलब क्या पता है ना? क्या होता है इसका आर्टिलरी का मतलब? देखो इसके अंदर, यहाँ पे इसके अंदर ये, इसमें एक बात बताइए, इसका मास कितना है? m1, और इसका मास कितना है शेल का? इसके अंदर जो बुलेट है इसका मास कितना है यहाँ पे? m2। अब ये m1 और ये क्या बताइए यहाँ पे m2 अलग होगी इससे, ठीक है। एक बात बताइए, ये तो पीछे जाएगी v1 की स्पीड से और ये इधर जाएगी v2 की स्पीड से, मानते हो कि नहीं मानते? ठीक है ना। इसमें इधर की देखो, पहले मोमेंटम क्या था? 0। पहले मोमेंटम क्या था? तो बाद में भी 0 होने को मांगता है, 0 होना चाहिए बाद में भी, मतलब जितना राइट मोमेंटम उतना ही लेफ्ट मोमेंटम, जितना राइट मोमेंटम उतना ही लेफ्ट मोमेंटम क्या होगा? m1 v1
और राइट मोमेंटम क्या होगा m2v2, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है। देखो पहले तो इसका इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ। यार क्या हो रखा है भाई, क्या दिखा रखा है इसमें, देखो इसमें ये काइनेटिक एनर्जी है पहले वाले की, और बाद वाली काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पे, हाफ m2v2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपके पास। अब एक काम करो, v2 की वैल्यू निकाल लो आप। v2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, m1/m2, यहाँ पुट करो आप, हाफ m1 v1 स्क्वायर डिवाइड बाय में पुट करो ये वाला हाफ m2, v2 की वैल्यू ये वाली डाल दो आप, m1/m2 v1 का होल स्क्वायर कर दो। सोल्व कर लो यार इसका आंसर, सोल्व कर। देखो हाफ से हाफ गया, v1 स्क्वायर से v1 स्क्वायर गया। यहाँ पर ये m1 का स्क्वायर है, ये m2 का स्क्वायर है, और यहाँ पे m1/m2, m2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा और m1 का स्क्वायर नीचे है, तो m2/m1 बच जाएगा। सोल्व करके क्या बच जाएगा यहाँ पर, ये देखो यही आंसर आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यार, आसान है कि नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, देखो ये वाला इसने सोल्यूशन देखते ही कई बच्चे सोचते हैं, घबरा जाते हैं, सोल्यूशन तो देखना ही नहीं है ना यार, ठीक है। सोल्यूशन क्यों देखोगे आप, ये बताओ आप। इसके अंदर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, सुनो आप, कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपसे पार्किंग में खड़े हो अगर, और एक छत पे खड़े हो और बर्फ के गोले गिर रहे हैं, कौन से, हाँ कहाँ तेज लगेंगे, तो किस किस में तेज लगेंगे, आंसर क्या था इसका, बराबर लगेंगे। और इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये बताया था मैंने कि जैसे ऊपर से जब छूटता है तो शुरू में स्पीड बढ़ती है, फिर उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। इसका मैंने एक एग्जांपल और दिया था, ये कुआं था, मतलब मान लो एक कुआं था, बहुत गहरा कुआं था एक, इस गहरे कुएं के अंदर एक बॉल को छोड़ दिया मैंने, इसकी बॉल की स्पीड पहले बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, एक टाइम पे आगे कांस्टेंट, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। पहले शुरू में यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगी, फिर उसके बाद कांस्टेंट होएगी। तो वीटी ग्राफ पूछा था इसके अंदर, वीटी ग्राफ कौन सा सही है, तो पहले तो बढ़ेगा फिर कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी बढ़ नहीं रही, तो यही आंसर है। देखो इसमें तो पहले कांस्टेंट है फिर घट रही है, ये क्या मतलब है, ये कह रहा है पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, घटते ही घटेगी तो है ही नहीं, ये भी गलत है। ये कह रहा है कौन बढ़ती रहेगी हमेशा जिंदगी भर के लिए, ये भी गलत है। हाँ जी, आसान है कि नहीं बताइए आप। ये देखो डायमेंशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बुकलेट के अंदर भी है, उसकी डीपीपी के अंदर भी है। कर लोगे ना इसको, तो इसको करवाना तो यार शर्मनाक बात है ना। यूनिट डायमेंशन में जोर लगा रखा है ना इन्होंने। आपके बारे में तो 2 क्वेश्चन आएंगे, बता दी बात। देखो 2 क्वेश्चन आएंगे यूनिट डायमेंशन के, 2 क्वेश्चन आएंगे एरर के, 4 क्वेश्चन, 4 गुना 4 कितने हो जाएंगे 16, और कितने घंटे में, 2.5 घंटे में। नहीं 2.5 घंटे मतलब अभी जो 2.5 घंटे में कराएंगे, अभी क्लास जो लगेगी। हाँ जी, ये पहली डीपीपी के अंदर ही क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ये क्यू का चार्ज है और ये चार्ज कितना है 3Q का, ठीक है। प्लेस डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर, इनके पीछे गैप कितने यहाँ पे आर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ पर होगा, कोई ना कोई पॉइंट मान लो यार जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये एक्स डिस्टेंस से मान लो, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r माइनस में x, ठीक है जी। तो क्या करोगे बताइए आप यहाँ पे, k/x², इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वजह से कितना आएगा k इंटू में 3Q/ में होल स्क्वायर। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। एक ना प्रिज्म के अंदर मैंने कहा, प्रिज्म में पता है क्या 6 एंगल्स के अंदर रिलेशन है, 6 एंगल्स होते हैं, उनके बीच में 6 रिलेशन होते हैं। ये पता हो ना, मैं कहता हूँ सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ये वाली बात मैं हमेशा पहली क्लास में ही बोल देता हूँ, पुराने वीडियोस में आप सुन लेना कि प्रिज्म के अंदर 6 एंगल्स हैं और उन 6 के बीच में 6 रिलेशंस हैं। वो अगर याद हो तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये वाली बात बार बार प्रूव हो रही है। ये दोबारा से आ गया, वो जो एक उसमें फॉर्मूला था मिनिमम डेविएशन का, n2/n1 = sin of a + delta minimum by 2 upon sin a by 2, ये वाला फॉर्मूला था, याद होगा आई थिंक आप सभी को। कितनों को याद, हाथ खड़े करना। मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला मैंने बताया ही नहीं इस बैच में अभी तक तो। अच्छा उसमें बताया होगा, अच्छा क्लास में तो पढ़ाया होगा, तो 3 ही बच्चों ने पढ़ रखा है। तो n2/n1 = sin of a + delta min by 2 अपॉन में sin of a by 2, ये वाला जो फॉर्मूला है इससे ही क्वेश्चन सोल्व होते हैं बहुत सारे। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर तो सोल्व हो जाएगा ये।
देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिडबर्ग्स फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन, रिडबर्ग फॉर्मूला को पकड़ रखा है इन्होंने, ठीक है ना। क्या बोल रखा है देखो, ए सिंगल इलेक्ट्रॉन आयन फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब है सेकंड से फर्स्ट में जंपिंग हो रही है, ठीक है। वे सेकंड मेंबर थर्ड से फर्स्ट में जंपिंग हो रही है। तो एक में अगर लैम्डा निकल रही है तो दूसरे में क्या निकलेगी लैम्डा की टर्म्स में बताना है, कर दोगे यार आप। तो इस पे लगा दो एक बार तो रिडबर्ग्स फॉर्मूला, फिर एक बार इस पे लगा दो रिडबर्ग्स फॉर्मूला, इस पे रिडबर्ग्स फॉर्मूला लगाया तो ये आ जाएगा आंसर। फिर 3 से 1 पे लगाया रिडबर्ग्स फॉर्मूला, ये आ गया। फिर यहाँ पे इस लैम्डा डैश को लैम्डा की टर्म्स में कर दिया, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। कर लेंगे ना आप इसको। ये फोटो इलेक्ट्रिक का सिंपल क्वेश्चन है अगेन। ये क्या कह रहा है कि इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगानी है बस आपको, दो बार फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगानी है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में पढ़ा देंगे आपको ये। एक बात बताओ यार, ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी फिर से आ गया। एवरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बताइए एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? यही होती है ना, हाफ एप्सिलॉन टी स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यू पुट करनी थी, बस हो गया सॉल्व। वैल्यू पुट करनी थी यार इसमें। क्या बोला था इसने? देखो एवरेज एनर्जी डेंसिटी पूछी थी, ये 50 वोल्ट पर मीटर क्या दिया हुआ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ इसका 50। अरे ई नोट की वैल्यू 50 दे रखी यार, तो 50 का स्क्वायर करोगे 250 नहीं हो जाएगा, 2500 नहीं हो जाएगा क्या? एप्सिलॉन नोट की वैल्यू सबको पता है ये वाली होती है। तो यार था क्या इसके अंदर, बस एक फॉर्मूला याद करना था आपको। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। ये वाला सुना आप। अरे एक बात बताओ, एक ट्रिक बताई गई क्लास में, एक बॉल को एच हाइट से अगर छोड़ दें तो एन कोलिजन्स के बाद वो कितनी हाइट तक ऊपर उठेगी? कितना हो गया था एक बार बताना यार। एक बार रुको अभी पता लग जाएगा। एक बॉल को एच हाइट से छोड़ दिया, टकराई, थप्पा लगा, फिर से लगा, एन बार लगे, एन कोलिजन्स हुए, कितनी हाइट तक ऊपर उठेगी? 1 2 3 4 5 बच्चों को पता है, सिर्फ 5 बच्चों को पता नहीं। कमाल हो गया भाई, जो चीज़ बताई हुई है वो चीज़ फॉर्मूला याद करवाया हुआ है, बेसिक पॉइंट में सुना हुआ है यार। कमाल हो गया यार इसमें। तो क्या होता है हाँ जी, क्या होता है? हाँ हार्दिक पांडे, ई टू द पावर एन वी नोड, जय हो, शाबाश। ये वही है, आता नहीं है पेपर में। हाँ जी सुमित को पता है? हाँ बताओ शाबाश। एच डैश इज इक्वल टू ई टू द पावर 2n इंटू में एच। वन बाई टू द पावर 2n एच डैश। 2n की वैल्यू बताइए, एक ही बार होगा ना इसमें, तो h हो जाएगा यहाँ पे, और e की वैल्यू 1/2 थी ना यहाँ पे। रुको, ये h यहाँ पे इसने बोला था ए बॉल इज ऑफ हाइट एज रिबाउंड्स विद द हाइट h of collision if the coefficient of restitution is even h by h will be equal to h by h की वैल्यू पूछी कितनी हो जाएगी? अच्छा स्क्वायर लगेगा ना यहाँ पे, स्क्वायर तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये h/4 हो जाएगा, h/4 इनका रेशो यही आ जाएगा, h/h का रेशो। समझ में आ गई होगी बात आपको ये वाली? क्या कह रहे हो? बोलो। टोटल एवरेज डेंसिटी है। अगर एवरेज बोलते तो टोटल निकालनी होती है, बस बात खत्म। पहले भी आ चुका ऐसा क्वेश्चन। हाँ उसके लिए अलग से लिखेगा, एवरेज इलेक्ट्रिकल अलग से लिखेगा, एवरेज मैग्नेटिक अलग से लिखेगा। अब इसमें टोटल एवरेज ही पूछी गई अगर एवरेज बोल दिया तो, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लास में हो रखा है ना, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फॉर द गिवन सर्किट्स। कर लो यार आप इसमें ना, इसका शॉर्ट सर्किट हो गया इस 5 ओम का, क्योंकि देखो करंट ऐसे आएगा ना तो सारा इधर से ही चला जाएगा, इस 5 में से करंट नहीं जाने वाला बस, ठीक है ना। अब इस 5 को हटा दो, अभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये 2 और 2 किस में हो जाएगा? पैरेलल में। 2 और 2 1, 1 और 2 3, 3 और 3 1.5, 1.5 और 3 1.5 और 3 1.5 और 3 आएगा 3/3 1 ओम आएगा।
करके देख लेना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया हुआ है जो अगर एक आर हो एक 2r हो तो आंसर 2r/3 आता है। तो 1 1.5 है 1 3 है तो 3/3 1 आएगा, तो 1 ओम आ जाएगा। ये रहा 1 ओम, 1 में ही कर दिया, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यार आप भी तो कर सकते हो, आपको भी पता है इस बात का, सिंपल सी बात थी। अच्छा ये वाला देखो, कल ही बताया था मैंने आपको, एक डिस्क है, एक क्या ये एक कितने किलो की है, 50 किलो की, रोल कर रही है, क्या कर रही है, ट्रांसलेशनल स्पीड है 0.4 मीटर पर सेकंड, एक ओमेगा भी है इसके पास, एक तो ओमेगा है, एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है 0.4 मीटर पर सेकंड, और एक ओमेगा भी दे रखा है। दोनों यार रोल कर रही है यार, जब रोल है तो दोनों ही होंगे। इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसको रोकने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, जो इसकी एनर्जी है उतनी चाहिए जो इसके पास टोटल एनर्जी है, अभी रोकने के लिए तो उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे बताओ, हाफ mv² प्लस में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लेकिन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का मैंने डायरेक्ट बताया था कैसे करेंगे यार। ट्रांसलेशन होती है हाफ mv², रोटेशनल कितना कितनी होती है, बीटा हाफ mv² होती है, बीटा हाफ mv² होती है, उसकी बीटा टाइम ज़्यादा होती है। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी लगाओगे तो भी यही आएगी, उसी से आएगी फॉर्मूला निकल के। तो हाफ बीटा प्लस 1 हाफ mv² हो जाएगा, सारी वैल्यूज पुट कर दो। ये बताइए डिस्क का बीटा कितना होता है, डिस्क का बीटा 1/2 होता है, इनटू में हाफ mv², मास कितना है इसका 50, वेलोसिटी कितनी है 0.4 का स्क्वायर, सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा आपके पास। अरे कोई डाउट है किसी के मन में? हाँ जी, ये यार बार बार वो न्यूक्लियर रिएक्शन का क्वेश्चन आ रहा है, मास डिफेक्ट का। सेम क्वेश्चन मैंने एज इट इज करवाए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं ये बुकलेट के अंदर, आप पढ़ोगे तब पता लगेगा आपको, ठीक है ना। ये फिर आ गया फैराडे का सेकंड लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ। हाँ जी, क्या होता है ये फैराडे का सेकंड लॉ, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू डी एन डी फाई बाई डी टी होता है ना। देखो एन डी फाई बाई डी टी होता है, ई इंड्यूस्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 22, कितनी दे रखी है इसकी वैल्यू, एन की वैल्यू पूछ रखी है, डी फाई दे रखा है चेंज इन, ये पहले इतना था मैग्नेटिक फील्ड, अब इतना है, तो चेंज इन इनटू एरिया, एरिया इतना दे रखा है, ये एरिया ये है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 3000 माइनस 2000 कितना बच जाएगा 1000, और टाइम कितना दे रखा है 2 सेकंड। सोल्व कर लो, एन की वैल्यू 22 आ जाएगी। यार इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फैराडे का सेकंड लॉ लगाना है, सारी चीज़ें गिवन है, बस एन की वैल्यू निकालनी है आपको। आ रही है ना बात समझ में आपको? एक बात बताओ, मैंने इसकी एक ट्रिक बताई हुई है कि कैपेसिटर है, बीच में अगर स्लैब डाल दें, के और थिकनेस टी है, ठीक है ना, तो कैसे करते हैं इसको बताइए, कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, ए एप्सिलॉन डिवाइड बाय में T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3 ना, उसी से करते हैं ना। तो एक बार तो बिना स्लैब डाले कैपेसिटेंस निकाल लिया, और एक बार स्लैब डाल के कैपेसिटेंस निकाल लिया, कर लिया ना, आ जाएगा कैपेसिटेंस दोनों केस में। तो अब आप इससे जो ना XC क्या होता है 1/ओमेगा C होता है ना, XC क्या होता है C1 C2 पता है ना, दोनों के अलग अलग। अच्छा एक बात बताइए, करंट क्या होता है करंट, अच्छा एक बात बताओ V/I, V/I क्या होता है XC, अरे V/I क्या होता है XC होता है ना, V/RMS/I/RMS, तो V कितना हो जाएगा I बाय में ओमेगा C। दोनों केस में वोल्टेज का रेशियो पूछा है शायद इसने, या करंट का रेशियो पूछा है इसने, वो तो निकल जाएगा ना इक्वेट करके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नोन रहेगा, वो इक्वेशन बनेगी ना वहाँ से। इसने क्या बोला है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है सेपरेटेड बाय 5 mm, इनके बीच गैप कितने 5 mm है, तो ये लिख दिया कैपेसिटेंस, ठीक है। देन इट ड्रॉज ए करंट आई नोट फ्रॉम द AC सोर्स, AC सोर्स से जोड़ दे तो आई नोट का करंट जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर एक स्लैब डाल दी तो अब करंट कितना चलेगा, इंक्रीज बाय 25%, तो अभी करंट कितना चलेगा फिर I प्लस में I/4, अरे 25% बढ़ गया ना करंट, 5 + I/4 हो गया, तो कितना करंट हो गया 5I/4, इतना करंट हो गया। समझ आ गई बात आपको? अब एक काम करो, आप पहले वाले के वोल्टेज तो सेम ही रहेगी, पहले वाले केस में V/I की वैल्यू हो जाएगी 1/ओमेगा C1, दूसरे वाले केस में V तो उतना ही रहेगा, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए 5I/4 इक्वल टू 1/ओमेगा C2। अब इन दोनों का रेशो ले लो, रेशो लेकर सोल्व करोगे ना आप, तो इसके अंदर C1 C2 की वैल्यू पुट करोगे, सिर्फ K अननोन रहेगा यहाँ पे, और वो K निकल के आ जाएगा आपके पास। ये तरीका है इसका, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हो गया खत्म। दो पेपर डिस्कस हो गए 1 घंटे में।